कल शाम थोड़ी फुर्सत मिली, मैंने सोचा देखूं सोशल मीडिया पर किस किस की जली। सोचा चलो देखते हैं कोई पुरानी फिल्म जैसे कश्मीर की कली, लेकिन फिर मूड बदला क्योंकि स्क्रीन पर सामने कश्मीर की कली तो नहीं लेकिन कश्मीर का गुलाब समय रैना दिख गया। और फिर तय किया कि आज के 1.25 घंटे इसकी वीडियो को दिए जाएं और बाकी के बचे 1 घंटे में अवार्ड शो देखा जाए कि आखिर सुनील ग्रोवर, जाकिर खान और आलिया भट्ट ने कौन से बॉम्ब फोड़े हैं। यकीन मानिए पहले 1 घंटे में समय के शो में हंसते हंसते पेट में दर्द हो गया और दूसरे 1 घंटे में अवार्ड शो देखते देखते सर में दर्द। दोनों दर्द के लिए सेम पेन किलर लेकर रात में सो पाया हूं। सोते समय यही सोचता रहा कि क्या असली टैलेंट वो है जो बॉलीवुड के अवार्ड फंक्शंस में बड़े नाम थे, जो एक अवार्ड को होस्ट करने के लाखों रुपए लेते हैं और फिर फिल्म के करोड़ों। वो असली टैलेंट है या कुछ नेगेटिव और बहुत सारी पॉजिटिविटी वाले समय रैना जो कब किस बात को इमोशनल बना दे, कब उसी बात को जोक बना के आपके चेहरे पर उभरे इमोशंस की मां बहन कर दे। व्हाट अ टैलेंट समय रैना। बात दोनों शोज की करेंगे क्योंकि अवार्ड शोज भी कॉमेडी पर बेस्ड था, जो चाह के भी ना तो होस्ट कर पा रहे थे और ना ही उस तरह का माहौल बन पा रहा था। आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ समय रैना, बट उसकी हाजिर जवाबी का कोई तोड़ नहीं है। यस, उसके 1.5 घंटे के सिट डाउन कॉमेडी के बाद आई फील कि बिना गालियों के भी वो सभी धुरंधर कॉमेडियंस को पछाड़ सकता है, फिर उसे गाली देने की जरूरत है क्या। हालांकि 1.25 घंटे के शो का असल मकसद लास्ट में समझ आ गया जब वो इंडिया गॉट टैलेंट का 2nd सीजन अनाउंस करते हैं, जो दर्शाता है कि वो सिर्फ कॉमेडियन नहीं है बल्कि एक बिजनेसमैन बन चुके हैं, जिसे पता है कि कान कैसे घुमा के पकड़ना है कि काम भी हो जाए और किसी को फील भी ना हो। तो ये 1.25 घंटे का असल मकसद यही था। Let me rephrase that. I don't think इससे हाई पॉइंट पे मेरे शो का सीजन 1 एंड हो सकता था। समय रैना से ही शुरू करते हैं जब पहले 5 मिनट में उसने कश्मीरी पंडितों पर बोलकर क्राउड को अपना बना लिया और अगले 10 मिनट में अमिताभ बच्चन की उतार कर यूट्यूब पर शो देख रहे ऑडियंस को भी खोपचे में ले लिया। दरअसल अमिताभ बच्चन को लेकर जब वो जोक मारने वाले थे, आई वाज लाइक यार कुछ ज्यादा गलत मत बोल देना। मेरे दिमाग में उल्टे सीधा ख्याल नहीं आ रहे थे क्या हॉट सीट पे बैठ के? मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था क्या कि सर आई नो कि एक बार वो केबीसी से हो आया है तो दोबारा उसे जाने की जरूरत है नहीं, तो बच्चन साहब पर कुछ बोल भी दिया तो फर्क नहीं पड़ेगा। बट वो जोक अभिषेक बच्चन पर लैंड कर गया और अमिताभ बच्चन उस जोक में गेस्ट अपीयरेंस ही देते रह गए। अमिताभ बच्चन को समय जो है वो शो के आखिरी पलों में फिर अपने शब्दों से खींचकर अपने स्किट का हिस्सा बनाया और इस बार बच्चन साहब की इतनी अनएक्सपेक्टेड एंट्री थी कि मैं लिटरली सोफे से नीचे गिर गया और वापस सोफे पे लेटते हुए 2 बार रिवर्स करके उस लाइन को दोबारा सुना और अभी मुझे बताते हुए भी वही याद आ रहा है। ये लंबा शो था और बिना किसी स्क्रिप्ट के। मैंने कहा ये जोक अगर मैंने इनको भेज दिया ना तो अमिताभ बच्चन का ही कॉल आ जाएगा। आई डोंट नो सब कुछ उन्हें याद था कि क्या बोलना है या किसी तरह का टेलीप्रॉम्प्टर वहां यूज किया गया, जो मुझे नहीं लगता कि यूज किया गया था। बट क्या कॉमिक टाइमिंग थी, क्या लैंडिंग थी जोक्स की। बियर बाइसेप्स पर कम से कम 20 मिनट बोला होगा समय ने और एक समय पर आकर समय उसके लिए एकदम इमोशनल हो गया। कहने लगा कि यार इस बंदे का साथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। एंड अचानक से जज्बात बदलते हुए बोल गया, लेकिन इसने बात ही तो ऐसी बोल दी कि मैं अपने माँ बाप के सामने इसे डिफेंड नहीं कर पाता। जब ये पूरा देख रहा था ना, पूरा देश बियर बाइसेप्स के पीछे लगा था। I decided I will defend this guy until the fucking end. पर उसने जोक ही ऐसा मारा ना। एक कॉमेडियन की सबसे बड़ी खासियत होती है जोक्स को लैंड कराना। ऑफ कोर्स हर जोक हर बार क्रैक हो जाए ये जरूरी नहीं है। कई बार अच्छे जोक्स भी सर के ऊपर से निकल जाते हैं, जिसे लिखने में स्टैंड अप कॉमेडियन ने बहुत मेहनत की होती है। बट फिर आम से जोक को कैसे खास करके पिच करना चाहिए ये समय से सीखना चाहिए। डेफिनेटली मैं उसके इस शो की बहुत सी बातों से एग्री नहीं करता। जिस प्रकार से उसने अपूर्वा को डिफेंड किया, उसे रानी लक्ष्मीबाई की तरह फेमिनिज्म का झंडा लेके प्रोजेक्ट किया, उसका कोई सर पैर नहीं था। आई मीन एक इतनी घटिया लाइन बोल के अपूर्वा को इतना सर पे बिठा के उसका महिमा मंडन करना किसी भी एंगल से सही नहीं था। अपूर्वा ने अपने आप को वहां प्रेजेंट दिखाने के लिए बस एवे ही जो मुंह में आया वो बक दिया। सोचा इससे मैं काफी कूल लगूंगी। एनीवेज आगे बढ़ते हैं और समय रैना की 1.25 घंटे की कहानी पर आते हैं।
स्टोरी टेलिंग एक ऐसी कला है जो हर किसी को नहीं आती। स्टोरी टेलिंग से ऑडियंस को बांधना ऐसा टैलेंट है जिसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। स्टैंड अप कॉमेडियन की स्टोरी टेलिंग और मेहनत वाली होती है, क्योंकि नॉर्मल स्टोरी टेलिंग में आपको बस कहानी पर फोकस करना है, स्क्रीन प्ले की बारीकियों के साथ कहानी सुनाते जाओ, लोग बंधते चले जाएंगे। लेकिन स्टैंड अप कॉमेडी में जब स्टोरी टेलिंग होती है तो उसमें हर एक दो लाइन में हंसाने का प्रेशर भी बना रहता है। यहां उसे स्टोरी तो ढंग से सुनानी ही है, बल्कि वो फनी भी होनी चाहिए। मैं हमेशा सोचता था कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन के लिए कभी कभी बहुत ऑकवर्ड मोमेंट होते होंगे जब वो पूरे जोश के साथ कुछ फनी सा बोलता है और सामने से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता। उस मोमेंट में वो बस चाहता है कि यार ये स्टेज फट जाए और मैं सीता माता की तरह इसमें समा जाऊं। और ऐसा मोमेंट मुझे फील हुआ आलिया भट्ट के रोस्ट वाले होस्ट में। Think about it. In 2019, I was shooting for a Sanjay Leela Bhansali movie. Correct. In 2026, I'm kind of still shooting for a Sanjay Leela Bhansali movie. So, okay, that's not different. वो नहीं बदला है. हाँ, बदला है. Definitely बदला है. 2019 में हम मोहित सूरी की पिक्चर थिएटर में पॉपकॉर्न खाते हुए देखते थे. 2026 में हम मोहित सूरी की पिक्चर थिएटर में आईवी लगाते हुए देखते हैं. I told you ना, बदला है. और तो और, oh yeah, 2019 में आदित्य धर ने हमें एक ब्लॉकबस्टर एक्शन पैक्ड फिल्म दी थी उरी, और 2026 में आदित्य धर ने हमें एक ब्लॉकबस्टर एक्शन पैक्ड फिल्म दी थी धुरंधर. ओके, सो दैट्स आल्सो नॉट चेंज. आलिया भट्ट की मेहनत और हंसाने की कोशिश नजर आ रही थी, लेकिन बात बन नहीं रही थी। और इस शो की डलनेस का अंदाजा तभी लग गया था जब जाकिर खान जैसों के जोक्स वैसे नहीं फट रहे थे जैसे जोक्स वो बोल रहे थे। हालांकि इसका बड़ा रीजन वहां की बोर पब्लिक भी थी। इतनी वाहियात राइटिंग एंड जोक्स कि सुनील ग्रोवर जो जावेद अख्तर बने, उन्होंने आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जाकर फराह खान को बोल दिया था कि इससे बुरा जोक मैंने नहीं सुना। और फराह को भी बोलना पड़ा कि आप टेलीप्रॉम्प्टर देखकर पढ़िए ना। Also likes yo-yo, honey, singing. कितना वाहियात जोक मैंने आज तक जिंदगी में नहीं सुना। इससे ज्यादा नालायक चुटकुला मेरी जिंदगी में कभी आया ही नहीं। जावेद अंकल जी, टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ो ना. जी जी जी. देन हिमेश रेशमिया पर रोटी वाला जोक, मतलब ऑन द स्पॉट सब जोक्स का ऐसा कचरा हो रहा था कि पूछिए मत। सुनील ग्रोवर ने पिछले दिनों मिमिक्री में ऐसे झंडे गाड़े कि समा ही बांध दिया था, बट जावेद अख्तर वाला किरदार सच कहूं तो वैसा इंपैक्ट नहीं डाल पाया जैसी उम्मीद थी। रीजन कि जावेद अख्तर की मिमिक्री डॉक्टर संकेत बेहतरीन करते हैं। उन्होंने उनकी मिमिक्री में एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है जो सुनील ग्रोवर भी हिला नहीं पाए। अरे ऐसा मत कहो यार, आप लोगों के समक्ष आकर मैंने लिखे हुए गानों की धज्जियां उड़ा रहा है आदमी। दूसरी चीज, इन दिनों वो हर शो हर फंक्शन में मिमिक्री अटेम्प्ट कर रहे हैं, जो अब ओवर सा लगने लगा है। ऐसा नहीं है कि वो अच्छा नहीं कर रहे हैं, बट बार बार जल्दी जल्दी उसकी मिमिक्री देखना उनकी कला को आम सा बनाने लगती है। एंड आई फील कि वो कम मिमिक्री करे, सोच समझकर अच्छे एक्टर्स को मिमिक करे, तभी इफेक्टिव लगेंगे। और जैसा ये अवार्ड फंक्शन था जहां खराब जोक्स लिखे थे, सपोर्ट के लिए क्राउड लाफ इफेक्ट नहीं लगाए हुए थे, रियल क्राउड तो हंसी नहीं रही थी, ऐसी जगहों पर पोल खुल जाती है। यहां आप बहुत अच्छा भी करेंगे तो भी आपको YouTube पर देख रही पब्लिक रिएक्ट नहीं करेगी, क्योंकि उन्हें आपके जोक्स पर साउंड इफेक्ट से हंसते हुए लोग नहीं दिख रहे हैं। आलिया भट्ट की 2019 में भंसाली के साथ शूटिंग वाला पंच इस कदर बिखर गया कि आई एम श्योर आलिया भी सोच रही होंगी होस्टिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी। सुनील ग्रोवर का आमिर खान लुक इतना पॉपुलर था, लेकिन यहां वो भी टाई टाई फिश नजर आया। आलिया भट्ट, सर अरे आलिया, वाह, एग्जैक्टली। अरे यार, वो दूल्हा दुल्हन का है, मैं इधर शगुन डालने के लिए था, शादी चल रही है ना इधर। शुरुआत में ही वो आइला वाला जोक फुस हो गया और उसके बाद भी जो डल परफॉर्मेंस बना रहा वो लास्ट तक ऐसे ही चलता रहा। न साउंड इफेक्ट का यूज था कि चलो वहां की पब्लिक ना हंस रही हो, कम से कम यूट्यूब पे देखने वालों को तो हंसी आ जाए। मेन चीज की ऑडियंस के हंसने वाले शॉट्स लगाने जरूरी थे, लेकिन दिक्कत ये थी कि वहां बैठे सारे सेलिब्रिटीज में से कोई कहीं पर हंसा ही नहीं, तो कोई एक आध शॉट काटकर किसी के जोक के साथ जोड़ देते। इतना डल शो शायद ही आज तक बना होगा। बट अगेन, जब दूसरी तरफ समय रैना का शो देखते हैं तो वहां भी ना बैकग्राउंड म्यूजिक था, ना फनी साउंड इफेक्ट थे, ना हंसी वाले इफेक्ट थे। जो हंसने की आवाजें आ रही थी वो सामने बैठी ऑडियंस से आ रही थी, लेकिन उसके बाद भी व्हाट अ परफॉर्मेंस। ऐसा लगा मानो स्टेज पर आते ही समय ने सबको अपने साथ कर लिया हो कि अब आप ऑडियंस नहीं हो, आप दोस्त हो और यहीं सामने नीचे बैठे रहो, अपनी कहानी सुनाते रहूंगा मैं। लोगों को बांधने की कलाकारी जिसे पता है वो अपनी फील्ड में जीनियस है।
पूरे टाइम समय के शो में एक भी डल मोमेंट देखने को नहीं मिला जहां लगा हो कि यार थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके आगे निकल जाते हैं। आई ऑल्सो फील कि ही इज अ वेरी गुड एक्टर। कुछ ऐसे मोमेंट्स थे जहां फील हुआ कि वो लिटरली रो रहा है और किसी भी समय उसका चेहरा आंसुओं से भर जाएगा, बट कुछ ही देर में न केवल वो नॉर्मल बातें करने लगता है बल्कि एक पंच के साथ ऐसी वापसी करता है जो अनएक्सपेक्टेड था। ऑफ कोर्स मैं या मेरे जैसे कुछ लोग होंगे जो एक्सट्रीम गाली वाले पार्ट को अब भी अवॉइड करना चाहते हैं, और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो एक्सट्रीम गाली समय के शो से निकल जाए तो हर वर्ग उनके शो को एंजॉय कर सकता है। यस, एक पॉइंट पर मुझे उनमें एरोगेंस दिखाई दिया, बट फिर लगा भाई अपने बलबूते पर वो यहां तक पहुंचा है, ये नेम फेम पाया है, इतना एटीट्यूड तो बनता भी है। एक तरफ उधर बॉलीवुड के प्रोफेशनल कॉमेडियंस एक्टर्स एक स्माइल तक नहीं ला पाए और यहां अकेले ने पूरे समय स्माइल चेहरे से जाने नहीं दिया। मैं तो यही कहूंगा कि पूरा बॉलीवुड एक तरफ और समय रहना एक तरफ। हैव अ नाइस डे।